भर में लोगों से कहना चाहता हूं, कम मेक इन इंडिया। सभी पत्रकार बंधुओं को हमारा नमस्कार। और आपके समक्ष आज जिस बिंदु पे हम लोग प्रेस वार्ता करने आए हैं, कल भी एक अहम मुद्दा उठाया गया। ये स्पष्ट होता जा रहा है कि कट्टर बेईमान पापी आपके कन्वीनर अरविंद केजरीवाल किस तरह से भारत विरोधी गतिविधियों में अक्सर उन शक्तियों के साथ खड़े रहते हैं जो भारत को कमजोर करने का कार्य करती हैं। और ये कहना गलत नहीं होगा, वहीं से दिल्ली में चुनाव का माहौल है। एक अहम बिंदु और आपके समक्ष रखेंगे, ये अरविंद केजरीवाल कम है, फर्जीवाल ज्यादा है। मैं पुनः कह दूं, ये अरविंद केजरीवाल कम है, फर्जीवाल ज्यादा है। और ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि हम सब जानते हैं कि ये वो व्यक्ति हैं जो आज भ्रष्टाचार के आरोप में बेल पे बाहर हैं। और देखिए, सबसे पहले मैं मुख्य मुद्दे पे आऊं, उससे पहले मैं इनकी ओछी घटिया राजनीति जो ये कर रहे हैं उसको आपके समक्ष तथ्यों के साथ रखना चाहता हूं। अरविंद केजरीवाल की चुनाव के दौरान 3 प्रेस वार्ताओं का उदाहरण देंगे हम लोग, और कैसे जो मुख्य मुद्दे हैं उससे ध्यान सबका हट जाए, कोई इनसे मुश्किल सवाल ना पूछे, ये सुनिश्चित कैसे करते हैं। सबसे पहले इनकी एक प्रेस वार्ता हुई। ये प्रेस वार्ता हुई 6 जनवरी 2025 को। हम सब जानते हैं कि भ्रष्टाचार के आरोप में अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया पूर्व मुख्यमंत्री दिल्ली, संजय सिंह, सत्येंद्र जैन, ये तमाम वो वरिष्ठ नेता जो रहे हैं इनकी पार्टी के, ये सब भ्रष्टाचार के आरोप में बाहर आए। भारतीय जनता पार्टी सकारात्मक जनता के मुद्दे उठा रही थी। वो पूछ रही थी, अरविंद केजरीवाल जी ये बताइए, जो आपके वादे थे उन वादों पे आपका रिपोर्ट कार्ड क्या है। उत्तर, खुद इन्होंने स्वीकारा कि 3 वादे, यमुना को साफ करूंगा, मैं नहीं कर पाया, सॉरी, आई एम वेरी सॉरी। दूसरा मुद्दा, इन्होंने कहा रोड को हम यूरोप की तरह बना देंगे, इन्होंने कहा आई एम सॉरी, मैं नहीं कर पाया। तीसरा, इन्होंने कहा हर घर में नल में जल आएगा और वो पीने लायक होगा। तमाम चैनल आप लोग, मैं आप लोगों का आभार व्यक्त करूंगा, दिखा रहे हैं किस तरह से नीले पानी का, लाल पानी का, काले पानी का जल आ रहा है। अगर अरविंद केजरीवाल जी खुद पी लें तो बीमार पड़ जाएं। उन्होंने स्वीकारा मैं नहीं कर पाया। लेकिन अब हमने पूछा, आपने कहा 20 कॉलेज बनाएंगे, वो 20 कॉलेज की सूची बता दो, नहीं बताई। घोटाला जरूर कर दिया। हमने कहा, आपने कहा 20 अस्पताल बड़े बनाएंगे, उसके बारे में बता दो, नहीं बताया। लोगों ने कहा 15 लाख सीसीटीवी, नहीं बता रहे। ऐसे तमाम वादे हैं, लेकिन ध्यान कैसे भटकाते हैं ये देखिए।
6 तारीख को इनकी प्रेस वार्ता और उसके बाद इनका एक्स पे पोस्ट, मुद्दा ध्यान भटकाने का कह रहे हैं। मैंने कुछ दिन पहले बोला था कि दिल्ली सीएम आतिशी जी को गिरफ्तार किया जाएगा और आपके कुछ नेताओं पर रेड होगी। विश्वस्त सूत्रों के मुताबिक मनीष सिसोदिया जी के घर अगले कुछ दिनों में सीबीआई रेड होगी। यह पहला मुद्दा, भटकाने का काम किया। आज पूछा जाएगा, भाई आज 15 तारीख है, 10 दिन हो गए, क्या हुआ है? देखा आपने इनकी राजनीति। अब दूसरा आइए, जिस पे मैं आज बड़ी प्रमुखता से कुछ सवाल करूंगा और उम्मीद करूंगा जो अरविंद केजरीवाल घबरा जाते हैं, जनता के उत्तर देने में सक्षम नहीं है, जिनकी पुरानी राजनीति आप याद करिए, भ्रष्टाचार को समाप्त कर दूंगा, भ्रष्टाचार का पर्याय बन गए, वीवीआईपी कल्चर खत्म कर दूंगा, तो अपने लिए शीश महल बना लिया। जिनकी टोपी मैं हूं आम आदमी गायब हो गई, मफलर गायब हो गया, वैगन आर गायब हो गई। उनसे मैं पूछना चाहता हूं, ये इनका दूसरा ध्यान भटकाऊ प्रेस कॉन्फ्रेंस, अगर इसका नाम दिया जाए, ध्यान भटकाऊ प्रेस कॉन्फ्रेंस, जो जनता के मुद्दे हैं उस पर कभी चर्चा ही ना हो पाए। ये 11 तारीख को इन्होंने एक और प्रेस वार्ता करके कहा, और ये बड़े ध्यान से सुनिएगा, इन्होंने कहा रमेश बिधूड़ी भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री का चेहरा भाजपा घोषित करने जा रही है। यह ऐलान हो जाएगा जल्दी। बस मुझे अपने विश्वस्त सूत्रों से जानकारी हुई है। तो पहले तो मैं ये कहूंगा, अरविंद केजरीवाल जी, जाने अनजाने में आप भी वही बोल बैठे। ये बात तो तय है, गारंटी है, 100% है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार पूर्ण बहुमत से दिल्ली में बनेगी। दूसरी बात तय है, गारंटी है 100%, अरविंद केजरीवाल अपनी नई दिल्ली की सीट हार रहे हैं, इसीलिए छटपटा रहे हैं, इसीलिए घबरा रहे हैं। और दिल्ली का सीएम भारतीय जनता पार्टी का एक प्रणाली है, हम ऐसा चेहरा देंगे जो मजबूती से कार्य करेगा, दिल्ली को आगे बढ़ाएगा, जो भ्रष्टाचारी आपकी तरह नहीं होगा, कट्टर बेईमान नहीं होगा आपकी तरह। मैं सुनिश्चित करके ये कहता हूं, अरविंद केजरीवाल, अगर आपने तय कर लिया है कि आप विपक्ष में बैठेंगे, तो आज हम सवाल दागते हैं, हम यहां बैठे हैं, हम सवाल पूछते हैं। आप बताओ, आपका नेता प्रतिपक्ष कौन होगा? आप बताओ। और देखिए, यहां पे संकट गहरा जाता है। संकट क्यों गहराता है समझिएगा। हम सब जानते हैं, अरविंद केजरीवाल कुर्सी पे फेविकोल डाल के बैठ गए थे। जब जनता का आंदोलन हुआ, भारतीय जनता पार्टी ने प्रखरता से मुद्दा उठाया, फेविकोल ईमानदारी की गर्मी से पिघला, जेल गए अरविंद केजरीवाल, तब तक इस्तीफा नहीं दिया। जब इनको अंतरिम जमानत मिली और उसके बाद बाहर आने के बाद इन्होंने ढोंग करके मुद्दे से ध्यान भटकाने के लिए इस्तीफा तो दिया, लेकिन किस तरह से ये भूल गए कि सर्वोच्च न्यायालय ने जो बेल दी है उसमें शर्तें क्या हैं। शर्तें हैं, किसी फाइल पे ये हस्ताक्षर नहीं कर सकते। तो नेता प्रतिपक्ष तो अरविंद केजरीवाल बन नहीं सकते। अब अरविंद केजरीवाल नेता प्रतिपक्ष भी नहीं बन सकते, तो जो हमारे विश्वस्त सूत्रों ने बताया है, अरविंद केजरीवाल को सबसे ज्यादा क्या पसंद आता है? गुंडागर्दी, रिश्वतखोरी, वसूली, रंगदारी, उगाही। तो दो नाम विश्वस्त सूत्रों ने जो बताया,
पहला अमानतुल्लाह खान नेता प्रतिपक्ष बनाएंगे, क्योंकि हिंदुओं से नफरत है और रोहिंग्या को मदद कर रहे हैं, जिनके खिलाफ हर पार्टी को दलगत राजनीति से ऊपर उठ के एक साथ हो जाना चाहिए था। लेकिन बताते हैं अमानतुल्लाह खान से ऊपर भी एक नाम है, वो नाम है नरेश भाल्या। और ऐसा क्यों? क्योंकि अपराधी अरविंद केजरीवाल को बहुत पसंद आते हैं। अगर अपराधी जो मकोका का केस उनके ऊपर लगा हुआ है उगाही कर सके, जो डॉन हैं, हत्यारे हैं, उनसे साठगांठ बना के वसूली कर सके, जिसको हमने इसी मंच से उजागर किया था, जो रंगदारी की बात करे, आम जनता को डरा के रखे, ऐसे लोग कट्टर बेईमान, पापी, भ्रष्टाचारी अरविंद केजरीवाल को बहुत पसंद आते हैं। और ऐसा मैं इसलिए कहता हूं बड़ी जिम्मेदारी से, हम सब जानते हैं कि भाई एक व्यापक सवाल आएगा, आतिशी मारलेना जी क्यों नहीं, ये सवाल सबके मन में आएगा। लेकिन देखिए, महिलाओं की कितनी इज्जत अरविंद केजरीवाल करते हैं, इस बात से स्पष्ट हो जाता है। अरविंद केजरीवाल खुद ही कहते हैं स्वयं, ये देखिए अस्थाई मुख्यमंत्री है, ये तो केवल दिखावा है, ढोंग है, चेहरा तो मैं ही हूं। क्या ये महिला का अपमान नहीं है? ठीक है, हमारे विरोधी दल से हैं, लेकिन मुख्यमंत्री के पद पे हैं, संवैधानिक पद है। किस तरह से महिला का अपमान करते हुए कहते हैं ये स्टेपनी है, आतिशी मार्लेना इज दी स्टेपनी of Aam Aadmi Party's vehicle. The real tire is Arvind Kejriwal, and that is why it is important इसलिए ये आवश्यक है कि हम बताएं किस तरह से, चाहे स्वाति मालीवाल हो जिनको मुख्यमंत्री आवास पे पिटवाया गया, और चाहे आतिशी मार्लेना जी हो, उनका अपमान किया गया। और इसीलिए ये बात मैं आपको बता रहा हूं, मैंने दो उदाहरण दिए और ये दूसरा वाला बड़ी प्रमुखता से उठाया, और तीसरा एक और बेतुकी बात करी। ये बात है 14 तारीख को इन्होंने एक और बात करी, इन्होंने कहा भारतीय जनता पार्टी सोने की चेन बंटवा रही है, विश्वस्त सूत्रों से पता चला है। तो मैं ये कहना चाहता हूं, भारतीय जनता पार्टी वो पार्टी है जो अपने असूलों पे चुनाव लड़ती है, विचारधारा पे चुनाव लड़ती है, अपने कार्यकर्ताओं की ताकत से चुनाव लड़ती है। ऐसा अटपटा बयान अगर अरविंद केजरीवाल देते हैं, तो अरविंद केजरीवाल जी, मैंने आपको 3 उदाहरण दिए, ये स्पष्ट हो जाता है ये केवल ध्यान भटकाने की राजनीति है, क्योंकि जो मुद्दे हैं दिल्ली चुनाव के, उस पे अरविंद केजरीवाल जी के पास कोई उत्तर नहीं है। ये जो मैंने आपके समक्ष बात रखी, इसके बाद एक बात मैं और कहना चाहूंगा। अभी जब प्रेस वार्ता में हम लोग आ रहे थे, एक बहुत ही चिंताजनक, देश विरोधी और जिस वक्तव्य से हर नागरिक को ठेस लगी है, वो वक्तव्य सामने आया। और जब मैं
ये बात आपके समक्ष रखता हूं, बड़ी जिम्मेदारी से एक बात मैं कह दूं, राहुल गांधी नेता प्रतिपक्ष है। राहुल गांधी happens to be the leader of opposition. Rahul Gandhi, like any other member of parliament, has taken oath under the constitution to preserve and protect the integrity and sovereignty of our country. और बड़े दुख के साथ एक बात कहता हूं, राहुल गांधी का स्टेटमेंट अभी सामने आया है। मैं पहले राहुल गांधी का जो वक्तव्य है उसको कोट करते हुए, जिससे कि कोई ये ना कह सके कि शब्द इधर उधर हो गए, उनकी मंशा कुछ और रही होगी। और उसके बाद हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने किसी जिम्मेदार नागरिक की तरह एक एक्स पे पोस्ट डाली है, उसके आपके समक्ष रखना चाहूंगा। राहुल गांधी says, and I quote, "We are now fighting not just the BJP, the RSS, but the Indian state itself." भारत से लड़ रहे हैं। राहुल गांधी जी नेता प्रतिपक्ष भारत के हैं। संविधान जिसकी शपथ ली है वो भारत का है, और नेता प्रतिपक्ष भारत का कहता है कि हम भारत स्टेट से लड़ रहे हैं। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने जो कहा है, ये हर नागरिक के दिल की बात है। एंड आई एम कोटिंग नाउ, "Hidden no more. Congress's ugly truth now stands exposed by their own leader." I compliment is hashtagged Mr. Rahul Gandhi for saying clearly what the nation knows, that he is fighting the Indian state. It is not a secret that Mr. Gandhi and his ecosystem have close links with urban naxals and the deep state, who want to defame, demean and discredit India. His repeated actions have also strengthened this belief. Everything he has done or said has been in the direction of breaking India and dividing our society. Every word is what the people of the country are saying today. It is resonating with the feeling of the nation. Nation that is aggrieved, that is hurt, that feels let down by an irresponsible leader of opposition in Rahul Gandhi. And I can very responsibly say, India, Bharat, deserves a more responsible, a more faithful leader of opposition. And truly, it is our misfortune that we have a part-time and irresponsible, immature leader of opposition in Rahul Gandhi, who also happens to be guided by forces like George Soros, forces that are inimical to the integrity of our country. And it would not be wrong to just point out that Rahul Gandhi's words, actions, and his belief itself hurts the sovereignty and the integrity of our country. And this is not the first time Mr. Rahul Gandhi has done so. ये पहली बार नहीं है कि राहुल गांधी ने इस तरह का बयान दिया है, बल्कि राहुल गांधी जो देश विरोधी शक्तियां हैं उनके साथ मंच साझा करते हैं, उनके साथ गुप्त भेंट करते हैं, उनसे फंडिंग लेते हैं और उसके बाद ऐसे बयान देते हैं जो भारत की संप्रभुता के लिए,
खतरा बनती हैं। और ये कहना गलत नहीं होगा, ऐसा नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी हैं जो आज कलंक हैं, गैर जिम्मेदाराना है। और इसी के साथ ये तस्वीर देखिए, आज इसका रेलेवेंस और बढ़ जाता है। ये एमओयू साइन किया इन्होंने, हम बार बार इस मुद्दे को उठाते हैं। ये ऐसे देश के साथ पार्टी टू पार्टी एक एमओयू साइन हुआ, आज तक नहीं बताया गया है कि इस एमओयू में क्या लिखा है। ये एक और तस्वीर, देश कहता है ये गांधी और सोरस एक हैं। आप बयान देते हैं राहुल गांधी, वो देश के खिलाफ देते हैं। और इसीलिए हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने जो बात कही है, मैं समझता हूं कि वो हर नागरिक के जो मन की बात है उसको दर्शाती है। ये सवाल पूछा जाएगा कि आप इस तरह के वक्तव्य क्यों देते हैं, क्यों आप कहते हैं द फाइट इज अगेंस्ट द इंडियन स्टेट इटसेल्फ। ये बहुत ही चिंताजनक बात है। साथियों, एक और बहुत गंभीर मुद्दा, अराजक आपदा पार्टी के काली करतूतों और पापों की किताब में एक नया अध्याय। जब स्वाति मालीवाल के साथ बदतमीजी हुई थी, बदतहजीबी हुई थी, कई लोग, आप लोग आश्चर्यचकित थे, पर मैं नहीं थी, क्योंकि मुझे मालूम है ये पार्टी कितना निरादर और अपमान करती आई है महिलाओं का। आपने देखा नरेला के शरद चौहान ने क्या किया सोनी के मामले में, और किस तरह से उस सोनी को खुदकुशी करनी पड़ी। लेकिन साथियों, एक नई सूचना है और आपके सामने मैं रख रही हूं। हरिजन बस्ती R2 द्वारका वेस्ट में रहने वाली मीना वर्मा ने ये FIR लगाने की कोशिश की, FIR लिखी गई, और आप यकीन नहीं करेंगे कि महाबल मिश्रा के बेटे विनय मिश्रा ने एक दलित महिला के साथ ना सिर्फ बदतमीजी की, गंदी गंदी गालियां बकी, बल्कि उसको मारने की धमकी दी। इस पे उन पर चार्ज भी लग रहा है और FIR की कॉपी मैं आपके सामने रखूंगी। इस मामले की सुनवाई हुई, आज फिर से राउज एवेन्यू में वो गई और उनके साथ विटनेस भी है। साथियों, विनय मिश्रा ने इस दलित महिला से पहले पैसे लिए कि मैं MCD में आपको टिकट दिलवाऊंगा, और जब उसको टिकट नहीं दिया और उसने पैसे मांगे, तब 10-15 लोगों के साथ उसको घेरा। वो मोटरसाइकिल पर अपने बेटे के साथ थी और इस दलित महिला के साथ बदतमीजी की और जान से मारने की धमकी दी। वो आज पहुंची राउज एवेन्यू और बाकायदा विटनेसेस के साथ पहुंची और उसने बताया ये मामला दर्ज हो गया है, और जैसे कि सोनी है, स्वाति मालीवाल है, एक लंबी लिस्ट है, संदीप कुमार है, वैसे ही एक और अध्याय बदतमीजी का, बदतहजीबी का, दुर्व्यवहार का विनय मिश्रा द्वारा एक दलित महिला के खिलाफ एक और मामला दर्ज हुआ है। ये बहुत ही आज के दौर में ये बहुत ही एक संगीन मामला है और ये दिखाता है कितनी महिला विरोधी और दलित विरोधी ये पार्टी है। और इस पार्टी में विभव जैसे लोग पनपते हैं, चाहे वो MLA हो या पार्षद हो। जिस तरह से उन्होंने दुर्व्यवहार एक दलित महिला के साथ किया है, मुझे लगता है इस मुद्दे को उठाना चाहिए और इसके लिए जो न्याय की वो हुंकार भर रही है वो औरत, उसका साथ हम सबको देना चाहिए। धन्यवाद। देखिए, RSS, BJP, भारत की जनता और चौथा स्तंभ मीडिया आज एक मकसद से एक साथ खड़े हैं, एक दूसरे के पर्याय हैं। लेकिन भारत स्टेट से लड़ाई किसकी है? राहुल गांधी? क्या यह सोच कांग्रेस पार्टी की भी है? क्या यह सोच खड़गे जी की भी है? क्या यह सोच सोनिया गांधी जी की भी है? यह पूछना चाहती है भारत की जनता। राजनीति में आप विरोध कर सकते हैं, लेकिन ऐसा कोई भी कार्य करे जो पहला जो संविधान राहुल गांधी अपने हाथ में उठा के घूमते थे, उसको आज तक पढ़ा नहीं उन्होंने।
आपने शपथ ली है, जैसा मैंने कहा, भारत की संप्रभुता को अखंड रखूंगा। एक सांसद के नाते, लीडर ऑफ ऑपोजिशन के नाते, और सबसे बड़ी बात है एक नागरिक होने के नाते। या तो राहुल गांधी ये मान गए हैं कि वो भारत के नागरिक भी नहीं है और उनको विशेष लगाव है उन शक्तियों से जो भारत को कमजोर करना चाहती हैं। और ये मैंने आपको कुछ उदाहरण दिए। मैं इसके अलावा एक और तस्वीर आपको दिखाता हूं। जब अनुच्छेद 370 का संशोधन हुआ, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में जो देश हमसे शत्रुता का भाव रखते हैं, उन्होंने एक रेजोल्यूशन मूव किया। उस डोजियर पे किसका वक्तव्य था? उस डोजियर पे राहुल गांधी का वक्तव्य था। आप सोचिए, ये हमें शर्मसार कर देता है कि हमारा नेता और उसका वक्तव्य एक शत्रु देश इस्तेमाल करता है भारत को कमजोर करने के लिए। और ये बांटने की जो उनकी सोच रही है, ये बहुत पुरानी है। एक ट्वीट उनका और है, भारत को वो खंडित करना चाहते हैं। वो हमेशा कहते हैं इंडिया दैट इज भारत इज द यूनियन ऑफ स्टेट्स, द आइडिया ऑफ वन नेशन वन इलेक्शन इज एन अटैक ऑन द यूनियन एंड ऑल इट्स स्टेट्स। मतलब उनको आज तक ये नहीं समझ में आया कि जो भारत की संप्रभुता है, द सॉवरेनिटी ऑफ इंडिया is what keeps everyone together, every citizen, irrespective of the region that the person hails from. And there is no vestige of sovereignty outside Bharat, outside India, outside the constitution. And that is why I would, in one line, summarize. It seems George Soros has instructed Rahul Gandhi, and that is why he is hell-bent on destroying the idea, the spirit and the sovereignty of our country, India and Bharat. देखिए, आदरणीय मोहन भागवत जी के लिए राहुल गांधी टिप्पणी करें, ये शोभा नहीं देता है। और राहुल गांधी जी को संविधान और कानून पढ़ना चाहिए। भारतीय न्याय संहिता 2023 में आई, लेकिन ऐसा लगता है कि राहुल गांधी ने ये नहीं पढ़ा है कि उसमें सेक्शन 152 है। अपराधी कोई है तो वो राहुल गांधी है, क्योंकि सेक्शन 152 कहता है एक्ट एंडेंजरिंग सॉवरेनिटी, यूनिटी एंड इंटेग्रिटी ऑफ इंडिया। और आप पढ़ लीजिएगा कोई शब्दों से, अपने वाक्य से अगर इस तरह के बयान देता है तो उसने कॉग्निजेबल ऑफेंस, पनिशेबल विद 7 years ऑफ इम्प्रिजनमेंट, इतना गंभीर अपराध है वो राहुल गांधी ने किया है। इसलिए कृपया करके आत्मचिंतन करिए, अपने अंदर झांकिए और आपको दिखाई देगा कैसे जॉर्ज सोरस बैठे आपको वहां से गाइड कर रहे हैं भारत के खिलाफ कार्य करने के लिए। फर्स्ट ऑफ ऑल, we doubt the intellect and the integrity of Rahul Gandhi to even comprehend these statements given by other leaders. Having said that, there can never be a justification for what Mr. Rahul Gandhi has said. किसी भी तरह से जो राहुल गांधी ने कहा उसको सही नहीं बताया जा सकता, बिकॉज मैं फिर से कोट कर दूं, we are now fighting not just the BJP and RSS, but the Indian state itself. और अगर आप ये कहते हैं कि जब तमाम कांग्रेसी नेताओं से पूछा गया कि राहुल गांधी ने ऐसा बयान दिया है तो उन्होंने समर्थन किया, तो ये और बड़ी चिंता का सबब है। ये और बड़ी चिंता है हमारे लिए कि क्या आज पूरी कांग्रेस पार्टी में चाटुकारितों की भीड़ है। उनको ये नहीं समझ में आता है कि भारत के खिलाफ आपकी पार्टी का नेता बोल रहा है, जो नेता प्रतिपक्ष भी है, और क्या कांग्रेस पार्टी के नेताओं की रीढ़ की हड्डी ही नहीं बची है कि वो खड़े होकर कह सके कि भाजपा का विरोध करिए।
आरएसएस का विरोध करिए, लेकिन आप भारत का विरोध, भारत स्टेट का विरोध नहीं कर सकते हैं। और मैं समझता हूं इसीलिए जो प्रश्न हमने उठाया, कांग्रेस पार्टी का स्टैंड क्या है, मल्लिकार्जुन खड़गे जी का स्टैंड क्या है और सोनिया गांधी जी का स्टैंड क्या है, यह उत्तर भारत मांग रहा। मैं इतना बता दूं कि श्रद्धेय मनमोहन सिंह जी भारत के प्रधानमंत्री रहे। ठीक है, वो दूसरे दल से थे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी, हमारे तमाम कार्यकर्ता और देशवासी उनका बहुत सम्मान करते हैं। लेकिन जब कांग्रेस पार्टी की बात आती है, कांग्रेस पार्टी अपने नकली गांधी परिवार के मोह से बाहर नहीं निकल पाती, और इसीलिए शायद कांग्रेस पार्टी का यह हश्र हुआ है कि आज जो कांग्रेस पार्टी कह रही थी कि मनमोहन सिंह जी के सम्मान में यह होना चाहिए, मनमोहन सिंह जी के सम्मान में यह होना चाहिए, जब उन्हें सम्मान देने की बारी आई, और वो तो कांग्रेस पार्टी का अभिन्न अंग रहे हैं, तो उनको सम्मान नहीं दे पाई और घूम फिर के वो गांधी परिवार के सदस्य के नाम पे ही अपने पार्टी कार्यालय का नामकरण करते हैं। ये क्या दर्शाता है? ये दर्शाता है, चाहे मनमोहन सिंह जी हो, चाहे सीताराम केसरी जी हो, चाहे पीवी नरसिम्हा राव जी हो, अगर आप नकली गांधी परिवार के सदस्य नहीं हैं, तो कांग्रेस पार्टी में आपकी कोई ना वक़्त है ना इज्जत है। और दूसरा सवाल जो आपका आया था, अरविंद केजरीवाल जी कह रहे हैं, देखिए अरविंद केजरीवाल जी आज भ्रष्टाचार का पर्याय है। मैंने आपको उदाहरण दिए किस तरह से प्रेस वार्ता करते हैं ध्यान भटकाने के लिए, लेकिन दो बातें जो अरविंद केजरीवाल ने स्वयं कही, मैं उसको यहां पे उजागर करना चाहूंगा। अरविंद केजरीवाल जी ने 2020 में कहा कि अगर मैं हर घर में नल में जल ना दे पाऊं साफ पीने लायक, तो मेरे लिए वोट मत करना। तो आज जनता कह रही है इसीलिए हम आपके लिए वोट नहीं करेंगे। और जो कहते थे 2024 के लोकसभा चुनाव में कि मैं अंतरिम जमानत पे बाहर आ गया हूं और जनता तय करेगी कि मैं ईमानदार हूं या नहीं, जनता अगर ये मानती है कि मैं ईमानदार हूं तो हमें सभी सीटों पे जितवाएगी और वोट करेगी। और दिल्ली के परिणाम लोकसभा में क्या है हम सब जानते हैं। पापी आप और भ्रष्टाचारी कांग्रेस मिले, 7 सीटें हार गए। मतलब जनता ने यह स्पष्ट कर दिया कि आप कट्टर बेईमान हैं। तो इसलिए अरविंद केजरीवाल को तो जनता की सुननी चाहिए, और जो जांच एजेंसियां होती हैं वो अपना कार्य करती हैं, बड़ी निष्पक्षता से करती हैं और आगे भी करती आएंगी।